एक टीचर, लाखों स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट वो जिससे हर कोई घबराए, लेकिन ये एक टीचर उसी सब्जेक्ट को कुछ ऐसे पढ़ाए कि हर स्टूडेंट को सब कुछ समझ आ जाए। क्यों हर स्टूडेंट बस राकेश सर से मैथ्स पढ़ना चाहे, उनके मार्गदर्शन से परीक्षा में पास होना चाहे, उनके सहारे अपने सपनों और ख्वाहिशों को पूरा करना चाहे? क्यों हर स्टूडेंट राकेश सर का प्यारा बच्चा बनना चाहे? आज हम सुनेंगे एक मैथ्स टीचर की कहानी हरियाणा के गांव के बच्चे की, एक पुलिस सिपाही के बेटे की। जानेंगे उसके गांव से दिल्ली तक के सफर की कहानी। मैथ्स को चाहने वाला एक स्टूडेंट होने से लेकर लाखों स्टूडेंट्स के चहेते टीचर बनने तक की कहानी, और सीखेंगे उनसे एक बेहतरीन टीचर होने के गुर। करियरविल ऐप के जरिए गांव-गांव के बच्चे तक पहुंचने वाले राकेश यादव सर की कहानी। राकेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी उतरी थैंक यू वेरी मच। वैसे आज मैं अपने सारे व्यूअर्स के सामने एक कन्फेशन करना चाहती हूँ। ये उन गिने चुने इंटरव्यूज में से एक होगा शायद जिसमें मैं बहुत नर्वस हूँ, और उसके पीछे कहानी है। बचपन से मैथ्स में बहुत कमज़ोर रही, बहुत ही ख़राब, और आज मेरे सामने एक ऐसे मैथ्स टीचर बैठे हैं जिनकी क्लास में लाखों स्टूडेंट्स, जिनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स। तो जाहिर सी बात है, ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये मैथ्स के कितने बड़े एक्सपर्ट हैं, ज्ञानी हैं, और ऐसे लोगों के सामने मुझे थोड़ा डर लगता है। सो सर सॉरी, आज मैं थोड़ी नर्वस साउंड कर सकती हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। बट ये बताइए, आप बचपन से मैथ्स में इतने अच्छे थे जितने आज राकेश यादव द फेमस मैथ्स टीचर हो गए? स्टार्टिंग से ही मुझे मैथ समझ में आता था। मेरी मम्मी जो थी वो, उनको मैथ बहुत अच्छा था, तो उनकी वजह से मुझे भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ज़्यादा समझ में आने लगी। वो मुझे स्टार्टिंग से ही पढ़ाती थी। जब मैं छोटी क्लास में होता था तो वही मुझे मैथ पढ़ाया करती थी, और बस वहीं से धीरे धीरे ऐसा इंटरेस्ट आने लगा। और मुझे खुद भी ऐसा महसूस होता है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कनेक्ट करता है हर लास्ट चीज़ से नेक्स्ट चीज़ के साथ। तो इसलिए मैथ को समझना भी आसान है, और मैथ ऐसी चीज़ है ही नहीं जिससे आदमी कभी भी बोर हो। इसलिए मैथ हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। देश की आधी जनता खौफ में जरूर रहती है मैथ्स के। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्टार्टिंग में कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जो एक बार कनेक्ट कर लेता है मैथ के साथ, फिर उसको हमेशा मैथ इंटरेस्टिंग लगता है। चलिए, मैं अपनी नर्वसनेस कम करने के लिए ना मैथ से थोड़ा हटके बातें कर लेती हूँ। थोड़ा सर अपने बचपन के बारे में बताइए कि कहाँ पले बढ़े आप? मेरा जन्म हरियाणा में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में हुआ, और बहुत ग्रामीण क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ। और मेरे फादर साहब दिल्ली पुलिस में सिपाही थे, तो सरकारी स्कूल में ही हमने अपनी पढ़ाई पूरी की, सरकारी कॉलेज में ही हमने एजुकेशन की। और शुरुआती जीवन के संघर्ष को हमने देखा हमारे माँ बाप को, कि किस तरीके से संघर्ष करके उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हमारी पढ़ाई कंटिन्यू हो पाए। तो वहीं से धीरे धीरे हम मेहनत करते रहे, और हमें अपना टारगेट क्लियर था कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं पढ़ाई के अलावा। इसलिए हमने अल्टीमेटली जो मैक्सिमम एफर्ट हम कर सकते थे, हमने अपनी एजुकेशन की तरफ किए, और बहुत जल्द ही मुझे सरकारी नौकरी मिली, और दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में मैं एज ए मैथ टीचर था। अच्छा। तो इसी तरीके से मेरी जर्नी स्टार्टिंग में कंटिन्यू रही। तो मतलब एज अ स्टूडेंट आप मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, या मेहनती ज़्यादा थे? मेहनती भी ज़्यादा थे, और मैथ में मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा था। और उसकी सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बताई कि मेरी मदर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा मेरी लाइफ पे। और दूसरा ये भी था कि हम अपने जीवन के संघर्ष को, अपने माँ बाप के संघर्ष को बहुत नज़दीक से देखते थे, और शायद हम इतने खुश नसीब थे, भगवान ने हमें वो समझ दी कि हम उनके संघर्ष को देख के आगे बढ़ना सीखे। तो हमें बचपन में कुछ और चीज़ें नज़र ही नहीं आई। हमने हमेशा ही अपना टारगेट सिर्फ अपने एजुकेशन को दिए रखा कि एजुकेशन अच्छी रखेंगे, इसी के बलबूते कुछ आगे कर पाएंगे। यही थॉट मुझे लगता है आम हिंदुस्तानियों के मन में भी होता है। तो आपकी मदर क्या मैथ्स टीचर थी या हाउसवाइफ थी? बस उनकी मैथ्स अच्छी थी? हाउसवाइफ थी, लेकिन उनकी मैथ बहुत अच्छी थी। क्या बात है, वाह। मेरी मदर 6 बहनें थी। हाँ। तो उनको शायद उतनी अच्छी उनकी किस्मत नहीं थी कि उनके माँ बाप उनको इतना आगे तक पढ़ा पाते, लेकिन वो इंटेलिजेंट बहुत थी, तो उन्होंने उसी इंटेलिजेंस को मुझ में पनपाने की कोशिश की, और मेरे साथ वो मेहनत करती थी, और मुझे खुद भी बड़ा मज़ा आता था पढ़ाने में। और मुझे याद है कि जब मैं 5th क्लास में था, तभी से मुझे ऐसी हैबिट हो गई थी कि मैं अपनी छोटी क्लास वाले बच्चों को साथ में बैठा के पढ़ाया करता था। अरे वाह। तो मेरे अंदर का जो टीचर पैदा हुआ वो वहीं से पैदा हुआ, छोटे वहीं से पैदा हुआ।
और धीरे धीरे वो जो एफर्ट थे मेरे बच्चों को, जो मेरे साथ वाले बच्चे होते थे और जो छोटी क्लास वाले बच्चे थे, जो उनको पढ़ाने में जो मेरा एफर्ट होता था, उन्हीं की वजह से ही मेरा मैथ इतना मजबूत हुआ। क्योंकि आप पढ़ के बहुत बार इतना नहीं सीख सकते जितना सिखा के सीख सकते हैं। सही बात है। क्योंकि जब आप किसी को सिखाने लगते हैं ना, तो सच मायने में तब आपको पता चलता है कि आप में क्या कमी रह गई। अगर आप कोई बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और आप उस क्वेश्चन के हर रीजन का अगर उसका आंसर नहीं रिप्रेजेंट कर पाए, तो आपको समझ आता है कि मुझे इस चीज़ की कमी रह गई और मुझे तैयारी करनी है। और हमेशा ही हर एक व्यक्ति के जीवन में ये रहता है कि कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि उसको अपनी कमियां पता चले। तो सिखाने से कमियां पता चलती हैं, तो उसी को धीरे धीरे हम सुधार करने में लगे रहे। क्या बात है। बट मुझे इतनी अच्छी लगी ये बात सुनकर आपकी कि राकेश जी की मदर एक हाउसवाइफ थी, और मतलब कितनी हमारी माँ, नानियाँ, दादियाँ ऐसा जीवन जिया होगा जो पढ़ाई में बहुत होशियार रही होंगी, लेकिन कभी परिवार की वजह से या कभी हालात ऐसे होते हैं कि आगे खुद नहीं बढ़ी, लेकिन कोशिश उनकी हमेशा रही कि बच्चे बहुत आगे बढ़े। तो मतलब हम बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से हैं, और जब मैं छोटा था मुझे याद है कि हमारे यहाँ 6 गाय और भैंसें होती थी। क्योंकि मेरे फादर साहब दिल्ली पुलिस में सिपाही थे, तो बहुत ज़्यादा इनकम सोर्स नहीं होते थे जिसके थ्रू हम आगे चीज़ों को बढ़ा पाएँ। और वो शुरुआत से ही बहुत ईमानदार व्यक्ति रहे हैं मेरे फादर साहब। तो मेरी माताजी पढ़ाई में भी हमें ध्यान देती थी, और गाय भैंसों में भी, और जमींदारा भी करते थे हमारे मेरी माताजी। तो उनके बहुत सारे संस्कार हम में आए, इसलिए हम उनके थ्रू ही हम ये चीज़ सीखे कि मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए आदमी को, और हर स्थिति में आदमी को आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। तो जब बड़े हो रहे थे तो बच्चे राकेश यादव ने क्या सपना देखा था कि जिंदगी में क्या करना है? मैंने सच में शुरुआत से लेकर आखिरी तक सिर्फ एक ही चीज़ सोचता रहा हूँ, और आज भी मैं उसी चीज़ को सोच रहा हूँ कि कैसे मैं अपने माँ बाप के जीवन को और बेहतर बना सकता हूँ। क्योंकि मैं अपने जीवन के लिए कुछ भी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो मेन ज़रूरी चीज़ है वो ये कि जिन्होंने हमें पैदा किया, हम कम से कम इस काबिल तो बन जाएं कि हम उनको खुशी दे पाएँ, वो खुश रह पाएँ। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपने माँ और पिता का कर्ज नहीं उतार सकता, लेकिन अगर हम उनको कुछ खुशी दे पाए तो हम उस कर्ज में कुछ ना कुछ रियायत ज़रूर रख सकते हैं। तो मेरा अल्टीमेट टारगेट आज भी और हमेशा यही रहेगा कि मैं अपने माँ बाप को कुछ खुशी दे पाऊँ। और मेरे माँ बाप आज बहुत खुश भी हैं मेरी सफलताओं से, और मैंने जितने भी आज तक काम किए हैं वो उन चीज़ों से बड़े गौरवान्वित भी होते हैं, और वही खुशी मुझे मोटिवेट भी करती है आगे बढ़ने के लिए हमेशा। जी सर, क्या होता है ना, बड़े होकर हम भले ही लाखों करोड़ों कमा लें या फेमस हो जाएं, सब हो जाए, लेकिन बचपन में अगर कभी तंगी के दिनों में कोई भी एक चीज़ कभी नहीं खरीद पाए हों या कोई एक मन की इच्छा पूरी ना हो पाई हो, तो वो रहती ज़रूर है मन में याद। कोई ऐसी चीज़ आप शेयर करना चाहें? मैं ऐसी एक नहीं अनेकों इच्छाएं हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं स्कूलों में पढ़ते थे हम लोग, तो हमारे यार दोस्तों के जन्मदिन मनाए जाते थे, तो वो हमें बुलाते थे, लेकिन हम जा नहीं पाते थे क्योंकि हमें पता था कि जाएंगे तो कुछ दे के भी आना पड़ेगा। तब मैं ये सोचता था कि जब मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा और मेरे पास पैसा बहुत होगा, तो एक दिन ऐसा कुछ होगा कि मैं ये केक बहुत सारा खरीदूंगा और बहुत सारा खाऊंगा मन करके। बड़ी इच्छा होती थी, बहुत सारी चीज़ों की इच्छाएं होती थी, लेकिन वो बहुत अच्छा हुआ कि हमें ऐसी परिस्थितियां मिली और हम उन परिस्थितियों से लड़के आगे आए, और आज हमें उन चीज़ों का पूरा एहसास भी है। Exactly, वैल्यू होती है। फिर जब पहली बार केक खाया होगा तो उसकी वैल्यू बहुत मिला होगा। और मैंने अपने जीवन में पहली बार जो केक खाया, मैंने 18 साल की उम्र में केक खाया। मुझे आज तक भी याद है कि मेरी माता पिता ने आज तक हमें कभी भी ऐसा कोई वक्त नहीं आया जब उन्होंने हमें कुछ दिया हो कि इसका तुम खर्च कर लेना, इस चीज़ में फालतू खर्च कर लेना या खाने पीने में खर्च कर लेना। बहुत सीमित साधनों में हम पले बढ़े और उसी से आगे बढ़े हम। आपने कहा माता पिता को हमेशा गर्व का मौका देना चाहते थे, लेकिन पर्सनल उसमें अगर कहें करियर वाइज या कुछ भी, तो क्या बनना चाहते थे? कि आपने हमेशा सोचा था कि मैं एक टीचर ही बनूंगा? मैं जब छोटा सा था, 4th-5th क्लास में था, तभी से मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करता था और अपनी क्लास में अपने साथ के बच्चों को ही पढ़ाता था। तो पता नहीं कैसे वो एक ऐसी इच्छा बनती चली गई कि धीरे धीरे सिर्फ पढ़ाने पे ही टारगेट रहा कि मुझे पढ़ाना है। और
मैं अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट भी बहुत करता था, तो मुझे ये लगता था कि इनसे बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, इसलिए मुझे सिर्फ वही चीज़ दिखाई देती थी। तो मेरा हमेशा टारगेट यही रहा कि मुझे टीचर बनना है। मुझे उस काम में बहुत मज़ा आता है, मैं मन करके वो काम करता हूँ। आपने उसके बाद दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में टीचर की जॉब की। फिर एसएससी का एग्ज़ाम देने का कैसे मन में ख्याल आया? मैम, मैं एक बार ऐसे ही, मैं जब दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता था और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता था और मैं बहुत खुश भी था वहाँ पे, और मैंने तब तक मुखर्जी नगर का नाम नहीं सुना था कि मुखर्जी नगर में ऐसे कोई कंपटीशन की तैयारी होती है, और मैंने कोई दूसरे किसी कंपटीशन की जीवन में कभी तैयारी की भी नहीं। तो मैं मुखर्जी नगर एक बार आया किसी कारणवश, और जब मैं आया तो मैंने यहाँ भीड़ देखी बहुत ज़्यादा कि एक एक बैचेज में 500 600 बच्चे हैं, और बहुत ज़्यादा बच्चे होते थे मुखर्जी नगर में। किस साल की बात बता रहे हैं? मैम, ये 2012 की बात है। तो उस समय मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि यार, ये जो टीचर होंगे जो 600 बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, ये तो बहुत बड़े लोग होंगे, बहुत विद्वान लोग होंगे। तो बस वहीं से मुझे एक थोड़ा सा मौका मिला पढ़ाने का, टीचिंग में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इन बच्चों को सेटिस्फाई करा पाऊंगा, 600 बच्चों को सेटिस्फाई करा पाऊंगा। और देखते देखते ऐसा हुआ कि एक क्लास ली, मुझे पता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं युद्ध करने जा रहा हूँ किसी के साथ उस क्लास में, लेकिन धीरे धीरे एक क्लास निकली, 2 क्लास निकली। उसके बाद मैंने देखा कि जो खुशी मुझे पढ़ाने में स्कूल के बच्चों को आती थी, वही खुशी मुझे उनको पढ़ाने में आती थी। लेकिन वहाँ जैसे 30 बच्चे हुए क्लास में, 35-40 हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ आप एक साथ 500-500 बच्चों को पढ़ा रहे थे? मैम, 500 बच्चों को पढ़ाते थे, और मैंने हमेशा एक चीज़ ये नोटिस की है कि अगर आपकी टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छी है और आप कंटेंट सही डिलीवर कर रहे हैं, तो बच्चों को कंट्रोल करना बहुत आसान है। अच्छा। मैंने उन सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाया है जहाँ बच्चे मतलब मेरे से भी लंबी हाइट के होते हैं और बहुत शैतान होते हैं, और मैंने देखा है कि वो शैतान से शैतान बच्चा भी आपकी रिस्पेक्ट करता है अगर आपके कंटेंट में और टीचिंग स्टाइल में और स्वभाव में प्रेम प्यार हो। तो मैंने देखा कि यहाँ 600 बच्चा भी बड़े प्यार से कंट्रोल होता था, और एक एक बच्चे के डाउट भी क्लियर करते थे। हम चीज़ों को पढ़ाते इतना अच्छे तरीके से थे वहाँ पे। धीरे धीरे उन्हीं बच्चों से एक्सपीरियंस आता रहा, वही बच्चे रोज नई नई चीज़ें हमें सिखाते रहे कि कैसे और हमें अपने अंदर सुधार करना है। लेकिन फिर वो एसएससी का एग्ज़ाम आपने क्यों दिया? मैम, 2013 के आसपास ऐसा था कि मैं जब ये पढ़ा रहा था तो मेरे शायद एक बैच में उस समय करीबन 2000-2500 बच्चे पढ़ते थे एक साथ लाइव, और एक सवा डेढ़ महीने पहले मेरे बैचेस के एडमिशन बंद हो जाते थे, और ये एक साल में ही ये चीज़ें होनी शुरू हुई। तो फिर एक अध्यापक थे मेरे साथ के, तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही बोल दिया कि आप इंस्पेक्टर पढ़ा रहे हैं, इंस्पेक्टर बनाने के लिए पढ़ा रहे हो, आप खुद तो इंस्पेक्टर बने नहीं हो, आप तो टीचर हो। और वो बात मुझे इतनी महसूस हुई कि शायद ये ठीक भी कह रहे हैं कि अगर मैं इंस्पेक्टर बनाने के लिए पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी तो उस कसौटी पे आना चाहिए ना कि मैं उस लेवल पे हूँ कि नहीं हूँ। तो बस उस बात की वजह से मैंने वो फॉर्म भरा एसएससी का, ओनली फॉर इट, क्योंकि मैं जिस ग्रेड पे इंस्पेक्टर की पोस्ट पे लगा उससे ज़्यादा ग्रेड पे मैं ऑलरेडी था। तो मैंने वो फॉर्म भरा और मेरा सिलेक्शन हुआ, और जब मैं इंटरव्यू देने गया तब भी मेरे साथ यही बात हुई। इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप ऑलरेडी इससे अच्छे ग्रेड पे काम कर रहे हो, फिर आप इस पे क्यों आ रहे हो? तो मेरा कारण तो मैं ही जानता था कि क्यों। तो मेरा महाराष्ट्र मुंबई में मेरी पोस्टिंग भी थी एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में। तो बस वो उसी कारण से मैंने वो काम किया, और मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर बनना नहीं था, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन वो एक उस इंसिडेंट की वजह से कि उनकी बात में कुछ ना कुछ तो सच्चाई है कि अगर हम इंस्पेक्टर बनाना चाह रहे हैं किसी को और हम पढ़ा रहे हैं इतने बच्चों को, तो एटलीस्ट जिनको हम पढ़ा रहे हैं उनके सामने हम अपनी बात प्रूव भी तो करें कि हम बन के दिखा सकते हैं। तो फिर आपने नौकरी की नहीं, मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर? मैंने थोड़े दिन गया मैं महाराष्ट्र मुंबई। उसके बाद चूंकि मेरा वो टारगेट था ही नहीं, मेरा मेन टारगेट बच्चों, दिल तो यही था। तो फिर मैं बच्चों को पढ़ाता रहा, और धीरे धीरे जैसे जैसे मेहनत करते गए तो बच्चों की संख्या बढ़ती चली गई। और एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा था, तो एक सिनेमा हॉल है, वहाँ पे हम क्लास लेते थे। तो उसके नीचे भी पूरी पार्किंग में क्लासें चलती थी प्रोजेक्टर के थ्रू। 10-10 हॉल हैं जिनमें लगातार प्रोजेक्टर के थ्रू क्लास होती थी, यानी एक बार में करीबन 15,000 बच्चा पढ़ता था मुखर्जी नगर में। कैसे, मतलब आप एक जगह पढ़ा रहे हैं? मैं एक ही जगह पढ़ाता था। वो क्लास वहाँ से प्रोजेक्टर के थ्रू हर हॉल में कनेक्ट होती थी।
और वहाँ पे टीवी स्क्रीन के थ्रू मैं हर एक बच्चे को देख रहा होता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक पुलिस अफसर ने मुझे बुलाया, तो उससे पहले मुझे 2-3 और अफसरों का कॉल आया कि भाई साहब ने बुलाया आपको। तो मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैंने आपका नाम बहुत सुना है, मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दोगे? तो मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए पॉसिबल होगा नहीं कि मैं एक बच्चे को पढ़ाऊँ और इतने सारे बच्चों को छोड़ूं। तो मैंने कहा सर मैं 15,000 बच्चों को पढ़ाता हूँ, आप क्या सोच रहे हैं मैं एक बच्चे को पढ़ाने आऊँ? तो उसने मेरी बात पे विश्वास ही नहीं किया। उसने कहा कि यार मैथ जैसा सब्जेक्ट तो मैं मान ही नहीं सकता कि आप 50 बच्चों से ज्यादा किसी को पढ़ा सकते हो और आप 15,000 बच्चों होते हैं, कैसे क्लियर करेंगे? हाँ। और इत्तेफाक से जो ऑफिसर जिन्होंने मुझे बुलाया था उनका भी मैथ बैकग्राउंड था। तो वो उस चीज़ पे उन्होंने जिद लगा ली और मैंने उनको करीबन 20 मिनट कोशिश की समझाने की कि नहीं ऐसा नहीं है, हम पढ़ाते हैं और पढ़ा सकते हैं। नहीं माने तो मैंने महसूस किया कि इस तरीके से समझेंगे नहीं। तो मैंने कहा सर एक दिन आप मेरी क्लास में आ जाइए और आप बिल्कुल सिविल ड्रेस में आइए, किसी को मत बताइए कि आप ऑफिसर हैं। वो मेरी क्लास में आए चुपचाप से, मेरे को बिना बताया आए क्लास में, आके क्लास में 1.5 घंटे बैठे और जब वो क्लास खत्म हुई तब वो मेरे पास आए। तब उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, कह रहे सर आप 10 घंटे भी मुझे समझाते वहाँ पे ऑफिस में बैठ के मैं नहीं समझ पाता, लेकिन इस 1.5 घंटे में मैं समझ गया कि टीचर और टीचिंग स्टाइल बहुत ही यूनिक चीज़ है और इसकी कोई सीमा नहीं है कि आप इतना गहराई में और इतना सॉफ्ट तरीके से पढ़ा देते हैं कि 15,000 बच्चों के डाउट ही क्रिएट नहीं होते। और वो उससे भी ज़्यादा इस बात पे हैरान था कि एक हॉल में 500 बच्चा बैठा हुआ है, 600 बच्चा बैठा हुआ है और प्रोजेक्टर पे क्लास ले रहा है और टीचर है नहीं उसके सामने एक्चुअल में, पूछने के लिए और फिर भी बच्चा बिल्कुल शांत बैठ के एक छोटी सी भी आवाज नहीं कर रहा है और फिर भी अगर वो पढ़ रहा है तो बड़े कमाल की बात है। ये तो बात माननी पड़ेगी सर। मैं आपको बताती हूँ, वैसे इस इंटरव्यू की तैयारी हम लोग रिसर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मैं आपके बहुत सारे वीडियोस देख रही थी और वाकई वीडियो देखते देखते मैं सोच रही थी कि ये ऐसा टीचर मुझे मेरे बचपन में अगर मिला होता तो शायद मेरी मैथ्स की हालत ये नहीं होती। आप इतनी सिंपल तरह से जिस तरह से बता रहे थे कि ये सामने जिस एंगल पे देख रहे हैं, जो एक व्यक्ति देख रहा है तो वो परपेंडिकुलर है, जो वहाँ वो खड़ा है वो आधार। आप इंग्लिश भी समझा रहे थे, हिंदी भी समझा रहे थे। अब एक चीज़ क्या होती है ना, ये जो पढ़ाने का तरीका है कि बच्चे को कैसे समझाना, एक आप कुछ हिसाब शायद प्रॉफिट एंड लॉस समझा रहे थे तो बिस्किट और चॉकलेट का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो ये एग्जाम्पल्स आपको किसी ने ऐसे ही पढ़ाया है या आपने ये अक्वायर किया है, खुद सीखा है कि मुझे मैं ऐसे समझाऊंगा तो चाहे 500 बच्चे बैठे हो मेरे क्लास में या 5,000 बैठे हो? और मुझे तो पता चला आपकी एक ऑनलाइन क्लास में सबसे ज़्यादा 40,000 स्टूडेंट्स भी एनरोल हुए, तो ये आपने अपने ऊपर मेहनत की है, ये नेचुरली आया? मैम बेसिकली क्या है कि अगर आप इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे ना तो आपको एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक रात बितानी पड़ती है, तभी जाके आप उस क्वेश्चन को इतना अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं। दूसरा ये रहा कि पढ़ाते पढ़ाते जब हम स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को तो 500 बच्चा था, 600 बच्चा था, तो स्टार्टिंग में वहाँ थोड़े डाउट भी आते थे। तो हमें ये पता चलता था कि बच्चा मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन पे कहाँ पे फंसता है और कहाँ उसके डाउट क्रिएट होते हैं। तो हम उन्हीं चीज़ों को धीरे धीरे सुधारते चले गए, उन्हीं चीज़ों को धीरे धीरे पकड़ते चले गए और इसी तरीके से फिर अपनी टीचिंग स्टाइल को चेंज करते गए। और आज भी यही है कि हम जिस चीज़ को ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ मुझे लगता है इससे बेस्ट कोई बता ही नहीं सकता है, और सामने से कोई बच्चा खड़ा होकर उससे भी बढ़िया तरीके से उस चीज़ को समझा देता है। यानी चेंज करने की जो हैबिट है ना वो हर वक्त आदमी में होनी चाहिए, क्योंकि बेस्ट तो कभी आया ही नहीं, आना है। तो ये सारी चीज़ें तो धीरे धीरे घिसते आई हैं। और दूसरा ये कि हम जिस परिवेश के बच्चे को पढ़ा रहे हैं हम उससे भी नीचे वाले परिवेश से आया हूँ मैं तो उठ के, तो हमने कोशिश की है कि अपना परिवेश भी वही रखें, बातों का परिवेश भी वही रखें, ताकि बच्चे जब समझें चीज़ों को तो उनको हर चीज़ में अपनापन महसूस हो, उनको कभी ऐसा ना लगे कि जो उसके सामने टीचर है और वो है उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल है, वो बहुत पैसे वाला है, वो बहुत हमारे से स्टेटस ऊंचा है, वो नहीं, वो कभी जीवन में मैंने फील होने भी नहीं दिया। मैंने भी आपके वीडियोस देख के फील किया कि आप काफी बराबरी पे करके बड़े प्यार से समझाते हैं। तो आपने कुछ साल मुखर्जी नगर में इस तरह से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में आप मैथ्स पढ़ाते रहे, फिर करियर विल जहाँ पर आज हम बैठे हैं जिस बिल्डिंग में, इसकी शुरुआत, इसका बीज कब, कहाँ, कैसे पड़ा? मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था तो सुबह 8 बजे का एक बैच रहता था। तो उस समय तक मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं एक गाड़ी खरीद चुका था और मैं उस गाड़ी में आता था। अच्छा।
तो जब मैंने गाड़ी पार्किंग में लगाई तो मैंने देखा मेरी गाड़ी के बिल्कुल साथ एक बच्चे ने अपनी साइकिल लगाई पार्किंग में, और उस साइकिल पे बड़ी सफ़ेदी वगैरह सी लगी हुई थी और वो बड़ा मतलब साफ़ सुथरी साइकिल नहीं थी, और बच्चा भी बहुत साफ़ सुथरा सा नहीं था। तो मैंने उसको रोका सुबह सुबह और मैंने उस बच्चे से पूछा कि भाई ये सफ़ेदी वाली साइकिल कैसे लेके आया बच्चे यहाँ पे? तो उसने कहा कि सर मेरे पेरेंट्स दोनों ही गुजर चुके हैं और मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है, मैं उसको दिल्ली लेके आया हुआ हूँ, छोटे भाई को, उसको मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ अभी, और सर मेरी हालत ऐसी है कि मुझे 1 रुपए की भी मदद कहीं से मिलने की ना तो संभावना है, ना मिली है, ना कोई संभावना है। तो मैं दिन में तो आपसे पढ़ता हूँ, यहाँ क्लास लेता हूँ, उसके आपकी क्लास लेने के बाद 9:30 बजे जब आपकी क्लास खत्म होती है, इसके बाद मैं अपने काम पे निकल जाता हूँ। तो मैं एक ठेकेदार है सफ़ेदी वाला, उसके साथ मैं टाई अप हूँ, तो उसके यहाँ जाके मैं सफ़ेदी वगैरह करता हूँ और इस तरीके से मेरा काम है। फिर रात को जाके मैं अपनी तैयारी करता हूँ और अपने भाई को पढ़ाता हूँ। तो सर इस वजह से सारी चीज़ें आपको ऐसी लग रही हैं। तो वो एक ऐसा दिन था कि उस समय तक मैं अपने आप को थोड़ा सा ठीक पोजीशन पे समझ रहा था, लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि मैंने कुछ भी नहीं पाया जीवन में। अगर ये बच्चे इतने स्ट्रगल से आज इस मुकाम पे हैं कि तैयारी करने की सोच रहे हैं, वरना बहुत सारे लोग इन कमियों की वजह से गलत रास्ते भी अपना लेते हैं, अपने जीवन को एक गलत दिशा में लेके चले जाते हैं। लेकिन ये बच्चे इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जूझ रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वो फीस कैसे दे रहा होगा मैम? आप देखिए कि वो एक फीस देना, और फीस देने के साथ साथ वो बच्चा सुबह पढ़ने लग रहा है और फिर उसका काम कर रहा है और शाम को अपने भाई को भी पढ़ा रहा है और अपनी भी तैयारी कर रहा है और सुबह फिर अगले दिन क्लास में लेने आ रहा है। मतलब कितना स्ट्रगलिंग जीवन है उसका। अगर उसके साथ कल को कोई भी बात होती है तो उसको संभालने वाला कोई नहीं है। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मतलब बहुत कमी रह गई हमें कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को हाथ थामना पड़ेगा और बहुत अच्छे से इन बच्चों के साथ लगना पड़ेगा। तब हमें दिमाग में आया कि अब इन बच्चों के लिए काम करना पड़ेगा और सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिनके पास साधन हैं, स्रोत हैं पैसे के और भी, तो वो तो शायद हम तक पहुंच ही रहे हैं, लेकिन ऐसे बच्चे तो बहुत स्ट्रगल के बाद पहुंच रहे हैं। मुझे याद है मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे मिलते थे, बोलते हैं सर बिहार से आए हैं और गाय बेच के आए हुए हैं, भैंस बेच के आए हुए हैं। किसान खेत बेच देते हैं बच्चों को पढ़ाने। क्योंकि मुखर्जी नगर जैसी जगह पे आके पढ़ना कुछ भी नहीं तो एक मिनिमम 5-7 हज़ार रुपये फीस तो होती ही है। उसके अलावा कमरे पे किराए पे कमरा लेना और वो बहुत सारा खर्चा होता है। तब जाके हमें महसूस हुआ कि अब यहाँ कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। और आप 15,000 से ज़्यादा 20,000 पढ़ा देंगे, इसकी एक लिमिट है, इससे ज़्यादा आप एक साथ नहीं पढ़ा पाएंगे। फिर हमने ऑल ओवर इंडिया फ्रेंचाइजी डाली, लेकिन फिर भी हमें एक चीज हमेशा कचोटती रही कि वो जो गरीब बच्चा है, जो दिल्ली या किसी और ऐसे शहर में मेट्रोपॉलिटन सिटी में आने की इसकी हिम्मत ही नहीं है, वो बेचारा गांव में ही बैठा हुआ है, जिसके बस की आज के समय में आर्थिक रूप से आना ही नहीं है। तो फिर मेरे साथ एक बच्चा था जिसका नाम पवन है, और मैं टेक्निकली इतना साउंड नहीं था, लेकिन वो बच्चा बहुत टेक्निकली साउंड था। पवन ने मुझे ये समझाया कि सर हम ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू इन चीज़ों को उठा सकते हैं और हम बच्चों को उसके मोबाइल में ही सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, उसको दिल्ली आना ही ना पड़े, ना उसको अपने नज़दीक के कस्बे में आना पड़े, वो अपने घर पे ही बैठ के तैयारी करे, बहुत खर्चा उसका बच जाएगा, सब कुछ बच जाता है मैम। और जो हम ऑफलाइन में 30,000 40,000 फीस लेते हैं, कैरिवल पे हम वही चीज़ 500 रुपये, 1000 रुपये, 600 रुपये, इतने रुपये फीस में प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी जहाँ पे बच्चा मिनिमम टू मिनिमम फीस में एक सीरियस एजुकेशन ले रहा है, उसकी शुरुआत हमने वहाँ से की। ठीक है। और आज आपके सामने है कैरियर लैब कि आज हम लाखों बच्चों को पढ़ाने लग रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं, और हम बहुत खुश हैं कि हम इतने सारे बच्चों के ज़िंदगी में जो उनकी कामयाबी आई उसमें हमने उनको सहयोग किया। और गरीब से गरीब बच्चा भी आज ये नहीं कह सकता कि मैं पैसे की वजह से नहीं पढ़ सकता, क्योंकि 500-600 रुपये अरेंज करना किसी के लिए मुश्किल काम नहीं है, 1000 रुपये अरेंज करना किसी के लिए मुश्किल काम नहीं है। वैसे ये सर की सादगी है जो बहुत बच्चे और बहुत ये कह रहे हैं। मैं आपको थोड़े से आंकड़े बता दूं कि कैरियरवेल ऐप के डाउनलोड्स करीब 45 लाख हैं जिस समय हम ये बात कर रहे हैं, और 50,000 से ज़्यादा बच्चे इनके कोर्स करके सिलेक्ट हो चुके हैं सरकारी नौकरियों में। और आपने जबकि शुरू किया है ऐप लॉन्च 18 में, 2018 और 2022 में हम बात कर रहे हैं, सिर्फ 4 साल में इतना मतलब
ये थोड़ा सा अनबिलीवेबल सा लगता है राकेश सर। मैम एक दिन क्या हुआ, रात को करीबन 10 बजे एक बच्चे का फ़ोन आया मेरे पास और उसने कहा कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ? तो उसने कहा सर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो मैंने कहा बच्चे एक बार फ़ोटो भेज, कौन है, मैं पहचान नहीं पाया। उसने फ़ोटो भेजी मैम, वो वही बच्चा था जो सफ़ेदी करने वाला था। वो आज भारत सरकार में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है और आज वो गुजरात में पोस्टेड है। आप क्या विश्वास कर सकते हैं कि इतना स्ट्रगल करने वाला बच्चा आज इस जगह पहुंच गया? और मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो पीएन थे ऑफलाइन क्लासेस में, और बस ऐसे बच्चे होते थे जो गांव देहात से उठ के आते थे तैयारी करने के लिए, लेकिन 1 महीने बाद घर से पैसा ही आना बंद हो जाता था। उस सिचुएशन में वो क्या करते थे, पीएन का काम कर लेते थे, कहीं कोई अखबार बांट लेते थे। और देखता हूँ ऐसे ऐसे बच्चे आज एक्साइज इंस्पेक्टर बने हुए हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने हुए हैं, एग्जामिनर बने हुए हैं, ऐसे ऐसे बच्चे। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमें ताकत दे दी। और रात 10 बजे भी इस बच्चे ने जो मुझे कहा, उसने मुझे 20 साल छोटा कर दिया उम्र में। और मुझ में इतनी ताकत आ गई कि हमने ऑनलाइन में इतना अच्छे तरीके से चीज़ों को अरेंज किया कि एक एक बच्चा, एक एक सिंगल बच्चा जो हमारे ऐप के साथ जुड़ा हुआ है वो कंटिन्यू पढ़ता है, सेल्फ मोटिवेटेड है। और 50,000 तो बहुत छोटी चीज होगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 10-10 ज्वाइनिंग लेटर आ गए। कोई रेलवे में सिलेक्टेड है, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर बना हुआ है, कोई यूपी दरोगा बन चुका है, अनेकों जगह उसका सिलेक्शन हो चुका है। मुझे आज तक ऐसा कभी याद नहीं है कि मैं कभी एयरपोर्ट पे गया हूँ और जो सीएसएफ की चेक इन करने वाले स्टाफ होते हैं वो मतलब पहचाने ना और मेरी अलग तरीके से इज्जत ना करें, आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो ये हमें जो प्यार मिला ये इन बच्चों की मेहनत की वजह से ही मिला है, और हम इन बच्चों के लिए जो कर पाए मैक्सिमम वो कर रहे हैं, और आगे भी हम उस चीज़ पे बढ़ रहे हैं। सर माफ़ कीजिएगा, लेकिन क्या होता है हम थोड़े से ओल्ड क्या बोलेंगे स्टाइल ऑफ स्कूलिंग वगैरह से है ना, हमको वो ब्लैक बोर्ड टीचर क्लास जिसमें 40 बच्चे हैं, थोड़ा सा मैं ये समझना चाहूँगी ऑनलाइन क्लास में मुझे जब मैं पढ़ रही थी आपके बारे में कि एक कोर्स में 40,000 बच्चे। अब जैसे हम लोग क्या होता है हम वही सोच पाते हैं कि भाई टीचर का बच्चों से कनेक्ट है ना, तो मुझे थोड़ा सा समझाइए कि टीचर का बच्चों से और बच्चों का टीचर से कैसे कनेक्ट होता है? मैम 2 चीज़ें इसमें मदद करती हैं, एक पहली टेक्नोलॉजी, हाँ, और दूसरा टीचिंग स्टाइल। टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि टीचर को पढ़ाने में भी मज़ा आए और स्टूडेंट को पढ़ने में भी मज़ा आए। तो ये जो कैरियर विल है इसको बनाने में जो मैंने पवन नाम बताया आपको, जिसका योगदान बहुत बड़ा है, वो स्टूडेंट था। तो वो स्टूडेंट के नज़रिए से बहुत अच्छे से सोचता था कि स्टूडेंट को पढ़ने के लिए ऐप में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, और मैं टीचर था तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता था कि पढ़ाने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो कैरियरविल ऐप में बेसिकली एक स्टूडेंट और टीचर का गठजोड़ है। अच्छा, तो इसलिए ये ऐप आज के समय में इतना यूज़र फ्रेंडली हो चुका है, इतना आसान है समझने में बच्चे के लिए, पढ़ने में, यूज़ करने में बहुत। तो टेक्नोलॉजी अपने आप में बेहतरीन, जहाँ एक स्टूडेंट का दिमाग लगा हुआ और एक टीचर का दिमाग लगा हुआ है। यहीं पे अगर एक बिजनेसमैन का दिमाग लगा हो तो कामयाब नहीं होगी चीज़ें, कामयाब नहीं होती हैं। तो काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की होगी आप दोनों ने ऐप को बनाने में? मैं बहुत ज़्यादा, और हमें पता है कि ये स्ट्रगल बहुत बड़ा रहा है, किस किस तरीके से हम निकले हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेके हमें कभी भी डाउट नहीं था, लेकिन हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाह रहे थे जहाँ पे बिल्कुल गरीब से गरीब बच्चा भी जुड़ पाए और वो टेक्नोलॉजी उसके गांव में भी यूज हो पाए। अच्छा, तो इस वजह से कैरियर पे आज के समय में ऑर्गेनिक रीच है, कहीं कोई फंडिंग नहीं आज तक हमारी। मैं वही पूछ रही थी, कोई फंडिंग आपने ऐप बनाने के लिए? आज तक हमने नहीं ली। अच्छा, 1 रुपए की किसी की फंडिंग नहीं है, बच्चों के पैसों से बच्चों की सेवा कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि जो मार्केट में दूसरी जगहों पर बच्चों को फीस देनी पड़ती है उससे आपके यहाँ बहुत कम देनी पड़ती है, राइट? ये आपका एक थॉट रहता है। इस सोच के पीछे राकेश जी कहीं अपने बचपन की जो आप कह रहे हैं कि चाहे तंगी ना कहे लेकिन हाँ कम संसाधनों में जो जीवन बीता, वो थॉट हमेशा रहता है कि मेरे जैसा या मुझसे भी नीचे का कोई बच्चा होगा जो पढ़ना चाहता है? वो थॉट बिल्कुल रहता है, और उससे भी बड़ी चीज़ हमने जीवन में ऐसे इंसिडेंट देखे हैं लाइफ में कि कितने ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। जो मैंने आपको एक बच्चे की कहानी बताई जो सफेदी करने वाला है और आज वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया। ऐसे पता नहीं कितने अनेकों बच्चे होंगे, अगर उनको हम संसाधन नहीं देंगे तो समाज में लड़ ही नहीं पाएंगे बराबर में, और उनका हक है इन संसाधनों पे। तो हमें नहीं तो किसी और को ये काम तो उन बच्चों के लिए करना ही था, तो हम क्यों नहीं करें?
और ये बात मैं भी जानता हूँ कि मैं अमर नहीं, अजर नहीं, और मैं इस बात को भी अच्छे से समझता हूँ कि ऊपर लेके ना आज तक कोई गया ना मैं जाऊंगा। इसलिए जो कुछ करना है उन बच्चों के लिए करना है, क्या बात। इसलिए अपने जीवन का मैक्सिमम एफर्ट उन बच्चों के लिए लगा देना है। अच्छा, कभी ये स्थिति भी आती है राकेश जी कि जो आप कह रहे हैं कि हमारी फीस सबसे कम है, लेकिन फिर भी कोई बच्चा कहे सर मैं ये भी नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं क्या करूँ? मैम बहुत क्या बच्चे करते हैं ऐसे हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं करते हैं। हम लोग क्या है कि बच्चे में कभी ऐसी फीलिंग नहीं डालना चाहते कि उनको कोई चीज़ फ्री मिले। हम उनको क्या कहते हैं कि चलो आप ये 10 क्वेश्चन है, आप इन 10 क्वेश्चन का में से एक का आंसर दे दो, आपको फ्री होगा। स्कॉलरशिप टेस्ट डाल देते हैं। यानी हमारी हमेशा ये इच्छा रहती है फीलिंग रहे। हाँ, कि बच्चे में हमेशा ये फील होना चाहिए कि मुझे किसी ने दान नहीं दिया, मैंने एफर्ट किया और मुझे वो चीज़ मिल गई। तो पता नहीं कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको हम फ्री पढ़ाते हैं, और सच तो ये है कि हम क्या पढ़ाते हैं, बच्चे ही फ्री पढ़ाते हैं, क्योंकि हमने अपनी तरफ से ना कुछ लगाया और ना हम कुछ लेके जाने वाले। बच्चों ने दिया, बच्चों पे ही लगाया। जो दे सकते थे उन्होंने दिया, जो नहीं दे सकते थे उनको उन्हीं बच्चों के थ्रू तो मतलब उनको पढ़ाई से रोका नहीं जाता है कि हम नहीं बिल्कुल। पढ़ाई। चलिए आगे और बात करूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले आपके लिए 2 मैसेजेस हैं वो सुनवा देती हूँ आपको। ये देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं यूपी पुलिस में कांस्टेबल पोस्ट पे हूँ। आपने राकेश यादव सर का नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस टीचर है। मैं भी उनसे ही पढ़ा हूँ मैथ। उनका समझाने का तरीका इतना अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। वो बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाते हैं। मैंने भी मैथ उन्हीं से पढ़ा है। पहले मेरे को मैथ नहीं आता था, मैं जब भी 2-4 क्वेश्चन करता था अटक जाता था, समझने में दिक्कत हो जाती थी बहुत ज़्यादा। जब से राकेश यादव सर का बैच ज्वाइन करा मैंने, उन्होंने बेसिक तरीके से मेरे को समझाया है, और मैंने बहुत अच्छे से उनके नोट्स बनाकर और खुद भी बहुत अच्छे से मेहनत करी, तब मैं यहाँ पर कांस्टेबल पोस्ट पे आया हूँ। आजकल देखिए, ये नोट्स देखिए आप, कितने अच्छे तरीके से मैंने बना रखे हैं। ऐसे मैंने पूरे ही बैच के नोट्स बनाए थे सर के लिए, तो आज मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। थैंक यू राकेश यादव सर। हेलो, मेरा नाम है रविंद्र। जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी, एसएससी की तैयारी शुरू की थी, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो डर लगता था वो लगता था मैथ से। मैं कोई भी सवाल पढ़ता तो समझ में नहीं आता था, और थोड़ी बहुत अगर मैथ के सवाल करा 8-10 तो उसमें मतलब पढ़ने का मन ही नहीं करता था। लेकिन फिर मैंने क्या हुआ कि कैरियर लैब पे राकेश सर का बैच लिया और उसको पूरी विधिवत तरीके से पढ़ना चालू किया, नोट्स बनाए और उसी के कॉन्सेप्ट सीखे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, और अब मैं सवालों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाता हूँ। और कोई भी प्रीवियस ईयर का सवाल हो या कोई भी पेपर हो, तो उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर अप कर पाता हूँ। तो राकेश सर का जो बैच है कैरियर वेल पे, वो बहुत ही अच्छा बैच है, जो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं अगर आता हो तो भी आपको गणित सिखा देगा, आपको गणित आने लगेगी। ये हम क्लास में भी बोलते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता, तब भी आप शांत होकर बैठिए और बस एक बार समझने का प्रयास करिए, तो हम समझा देते हैं। और मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जो बच्चे अपने मन में ऐसा लेके आते हैं, पहले से सोच के आते हैं कि मैथ बहुत कमज़ोर है और मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं होगा, वही बच्चे 10-15 दिन क्लास लेने के बाद दूसरे ही रूप में नज़र आते हैं। क्योंकि बच्चे को एक बार चीज़ें समझ में आने लग जाती है ना, तो उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट आपकी कोई नहीं कर सकता दुनिया में। बहुत लोग कहते हैं कि आजकल बच्चे ऐसे नहीं हैं जो गुरु का उतना सम्मान करें, लेकिन मैंने देखा है कि बच्चे भगवान मानते हैं टीचर को। बच्चे आप बिल्कुल भगवान मानते हैं, बस वो संतुष्ट होने चाहिए अपने कंटेंट वाइज। उनको पढ़ाया हुआ चीज़ें समझ में आनी चाहिए और जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ उनके काम भी आनी चाहिए। चलिए, ऑन लाइटर नोट एक सवाल पूछती हूँ। कभी ऐसा हुआ है ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में राकेश सर एक मैथ्स के सवाल पर अटक गए और समझ ना रहा हो आगे क्या करना है? बहुत बार हुआ है। अच्छा, बहुत बार हुआ है। ये सीक्रेट है स्टूडेंट्स के लिए। और आज भी ऐसा होता है। हाँ। लेकिन आप विश्वास मानिए कि अगर आप निकलते कैसे अगर आप नेक नियत से काम कर रहे हैं ना, तो सरस्वती जब आपकी वाणी पे वास होती है ना, तो रास्ता निकाल देते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी क्वेश्चन पे अटक गया और क्लास में ही कोई खड़ा होकर बच्चा आंसर दे देता उसका। तो आज तक वो सिचुएशन नहीं आई कि मैं क्लास से निकल गया और मैं उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। हाँ, बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जिसका आंसर मैं नहीं दे पाया क्लास में, लेकिन ये तय रहा कि उस दिन रात को मैं सोया नहीं होऊंगा, चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े, कोई भी एफर्ट, लेकिन उस चीज को ढूंढने का प्रयास किया
और नेक्स्ट टाइम हमने उसको सोल्व कराया बच्चे के सामने। और बच्चे भी इस चीज़ में कोई बुरा नहीं मानते, क्योंकि एक्सपर्ट तो कोई भी नहीं किसी चीज़ में, लेकिन प्रयास ईमानदार होने चाहिए। मेरी कोशिश हमेशा इसी चीज पे होती है। और वैसे भी मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई रटे रटाए आंसर्स तो होते नहीं है कि नहीं आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया रट लिया, उसमें तो कहीं भी कुछ भी आ सकता है और बच्चा कब क्या पूछ ले इस बात का कुछ नहीं भरोसा पता नहीं होता है। अब मुझे लग रहा है देखिए ना तो मुझे एसएससी देना है ना मेरी उम्र रही, अब तो मैं ओवर एज हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि राकेश सर की क्लास में आके मैथ्स फिर भी पढ़ लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि नेवर टू लेट कहते हैं ना, पढ़ने के लिए कभी कोई उम्र नहीं होती। तो मैं मैथ्स कभी जिंदगी में मुझे ये एहसास हो जाए कि मुझे मैथ्स आती है, और ये भी दावा कि एक बार आप पढ़ना शुरू करेंगी तो फिर मैं बोल आप रही बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए, आपकी टीचिंग स्किल्स के बारे में एक मैसेज और आया है हमारे पास, वो मैं सुनवाना चाहती हूँ आपको। एक बात मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ। राकेश सर की ना मुझे बहुत अच्छी बात क्या लगती है, वो सही समय पर सही डिसीजन लेना जानते हैं। बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए क्या ज़रूरी है, टीचर्स के लिए क्या ज़रूरी है, मतलब कभी भी ना वो इस चीज़ के लिए बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि कभी भी किसी भी बच्चे का, किसी भी टीचर का, हमारी टीचिंग फ्रेटर्निटी का कभी कोई नुकसान ना हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आप डिफाइन करें कि वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है जिसकी वजह से हर बच्चा आके कहता है कि राकेश यादव जी से सर से पढ़ना है हमको, क्यों पढ़ना चाहते हैं सब आपसे? गुरु को एक मान सम्मान ही चाहिए होता है, पैसा बहुत कुछ मैटर नहीं करता एक स्टेज के बाद कभी भी। तो मेन टीचिंग स्टाइल है। दूसरा, बच्चे जो दूसरे बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि हमारा सिलेक्शन हुआ उनकी वजह से। और मैं कभी इस तरीके की व्यवहार में भी अपने में बदलाव नहीं लाता हूँ। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बच्चे को लाके और मैंने यूट्यूब पे या क्लास में कभी खड़ा किया हो कि ये बच्चा मेरे से पढ़ता था और इसका सिलेक्शन हो गया। मैंने सच मायने में कभी ध्यान ही नहीं दिया उस तरफ। बहुत सारे लोगों ने मुझे सलाह भी दी कि इतने पब्लिसिटी करो थोड़ी, बैठे इतने बच्चे पढ़े हुए हैं आपसे, तो कम से कम बुलाओ उनको, कभी गेट टुगेदर करो या आते हैं आपसे मिलने। मुझसे रोज की बात होती है कि रोज कोई ना कोई बच्चा आता है और मिठाई लेके आता है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। बस उससे मिठाई में से जो हमें लेना होता है थोड़ा बहुत वो लेते हैं और बस बच्चे को आशीर्वाद देके भेज देते हैं। सोशल मीडिया पर ये दिखावे का जमाना है कि भाई बताओ सबको इतने मेरे स्टूडेंट्स हैं। मुझे उसकी जरूरत मुझे महसूस नहीं होती और मुझे लगता भी नहीं है कि हमें उनको दिखाने की जरूरत है। मैं उनको यही कहता हूं कि आप अगर ऐसा चाहते हैं कि मेरे लिए वो इतना प्रेम प्यार आप दिखाते हैं, इतनी इज्जत दिखाते हैं, तो बस ये करना कि जिस बच्चे के पास पढ़ने के लिए कोई स्रोत ना हो, एटलीस्ट उसको प्रॉपर गाइड करके पढ़ने की तरफ लेके आना और उसकी कहीं ना कहीं हेल्प कर देना। मेरे लिए तो वही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। अच्छा, एक बात बताइए सर, आपने किताब लिखी है जिसका नाम है, अब 7300 बोलूं या 7300 बोलूं, 7300, ये कैसा नाम है, ऐसा क्यों? मतलब ये मैथ्स की बुक है? मैथ्स की बुक है मैम। लगभग मैंने हमारे पब्लिकेशन से करीबन 120 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं और ये पहली किताब थी हमारी, और ये इंडिया की पहली ऐसी किताब थी जिसमें हमने एक एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया था। हमारा शुरुआत से एफर्ट रहा कि बच्चे को कम से कम पैसे में बेहतरीन चीज मिले। अगर बच्चा एक बुक में क्वेश्चन पढ़ने लग रहा है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसमें लिखा और फिर भी उसको समझ नहीं आ रहा और फिर भी ये चाहता है कोई टीचर उसको समझाए, तो हमने एक एक सिंगल क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन उस बुक में प्रोवाइड किए थे। कैसे? QR कोड के थ्रू। तो बच्चा जैसे उस QR कोड को स्कैन करेगा वो हमारे ऐप पे आ जाएगा और वहां पे उसको उस क्वेश्चन का स्पेसिफिक, उस क्वेश्चन नंबर का भी वीडियो उसको मिलेगा। 2018 में आपने करियरवेल ऐप लॉन्च की, तब आपने ये नहीं सोचा होगा कि कभी एक कोविड जैसा पैंडेमिक आने वाला है। आपने तब से भी सोचा कि हमें रूरल एरियाज तक, बच्चों तक पहुंचना है। वो आपका इंटेंशन अलग था, लेकिन जब 2021 जब कोविड का खतरा आया और हम लोग सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए, तब आपकी इस ऐप ने बहुत अहम भूमिका निभाई होगी। बिल्कुल मैम। मतलब सब बच्चे तब उसी से पढ़ रहे होंगे मेरे? बिल्कुल मैम। जैसे गोपाल सर ने कहा एक मेरे लिए कि मैं राइट टाइम पे राइट चीज़ें कर लेता हूँ, तो शायद ये थोड़ा हो सकता है ठीक कह रहे हो। मैंने 2016 में ही ये सोचा था कि अब एक वक्त ऐसा आएगा कि जब बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, ऑफलाइन मार्केट ख़त्म होगी एक वक्त के बाद या कम होगा बच्चा। तो हमने 2016 में ही ये काम करना स्टार्ट किया था ऑनलाइन ऐप का, और हमें करीबन 2 से 2.5 साल लगे थे इस काम को तैयार करने में। तो हम सोच तो बहुत पहले से गए थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कोविड की वजह से जो चीज़ 3-4 साल बाद होनी थी वो अचानक से हो जाएगी। लेकिन हम पहले से तैयार थे चीज़ों के लिए, क्योंकि जब कोई सोच नहीं रहा था उस चीज़ की तरफ, तब हम उस चीज़ पे काम कर चुके थे।
तो चीज़ें हमारे लिए पहले से तैयार थी, और जैसे ही कोविड की सिचुएशन आई तो ऑनलाइन के Downloads अनुकूल एकदम बढ़ सिचुएशन गए होंगे बहुत। डाउनलोड बिल्कुल बढ़े। और फिर एक ऑनलाइन में ग्रोथ का एक सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि बच्चा अपने स्कूल में पढ़ रहा है, अपने टीचर से पढ़ने लग रहा है या अपने किसी ट्यूशन टीचर से पढ़ रहा है, और फिर जब वो हमारी वीडियोस देखता था, हमसे पढ़ता था, तब उसको ऐसा लगता था कि यार बहुत अच्छे से टीचर ने हमें ये चीज़ समझा दी। और वहाँ से जब बच्चे को ये महसूस होना स्टार्ट होता है ना कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था और सर ने तो बहुत आसानी से समझा दिया, या इन टीचर्स ने बहुत आसानी से समझा दिया, तो धीरे धीरे वहीं से कैरियरवेल ग्रो होने लगा। और आज हमारे 45 लाख डाउनलोड हो चुके हैं कैरियरवेल ऐप पर, और लाखों बच्चे हमसे पढ़ने लग रहे हैं, जुड़े हुए हैं इस चीज़ से। तो एक तरह से कह सकते हैं एक बुरा दौर था, अभी भी पूरी तरह से निकला नहीं है, लेकिन कैरियरवेल एज एन ऐप एक कंपनी के तौर पर आपके लिए अगर हम कहें, मतलब मैं मुनाफा देख रही थी तो 2018-19 में 5 करोड़ और 2021-22 में 100 करोड़ आपका। बेसिकली मैम 2018 में हमने इसको स्टार्ट ही किया था इनिशियल स्टेज तब 5 करोड़ था। तब 5 करोड़ था, और फिर हमने एनुअल रेवेन्यू है ना आपका? एनुअल रेवेन्यू फिर हमने टारगेट किया और सारी चीज़ों पे, और अभी हम बहुत सारे स्कूलों के साथ जुड़े हुए हैं और लगभग सभी स्टेट के स्कूलों के साथ जुड़े हुए हैं। और हम बिल्कुल बारीकी से ये देखते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को क्या दिक्कत हो रही है, स्कूलों को क्या दिक्कत हो रही है। बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे टीचर प्रॉपर अरेंज नहीं हो पाते, बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग ही नहीं दी जाती, IIT JEE मेंस वगैरह की या नीट वगैरह की कोचिंग ही प्रोवाइड नहीं होती। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जागरूक ही नहीं होते, बहुत सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं स्कूल उन्हें में, पता नहीं क्या करना है आगे। उनको पता ही नहीं है, या उनके पेरेंट्स इतने जागरूक नहीं है कि वो अपने बच्चों को कहीं दिशा दे पाए। तो हमारा पूरा फोकस यही है, जैसा आपने कहा कि आपका मैथ का स्टार्टिंग से इंटरेस्ट नहीं है, और ये सच में एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चों को स्टार्टिंग से अच्छे टीचर मिलना बच्चों की लाइफ चेंज कर देते हैं। तो अब हमारा पूरा फोकस इसी बात पे है कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, अब आप उस लेवल पर जाना चाहते हैं? हम उस लेवल पे काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ बहुत सारे स्कूल जुड़े हुए हैं। अच्छा। और हम स्कूल्स को डायरेक्ट यहाँ से हम टीचिंग प्रोवाइड कराने लग रहे हैं, और हम अब इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि सस्ती से सस्ती एजुकेशन स्कूल में ही बच्चों को हम प्रोवाइड कराएं, उनके घर में ही हम सस्ती से सस्ती एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और अब हम एकेडमिक की भी करा रहे हैं। अच्छा सर, एक एज अ टीचर और स्पेशली ऐसा टीचर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करा रहा हो, तो मुझे लगता है एक सवाल बहुत ज़रूरी है आप लोगों से पूछना। बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत तनाव होता है। हम कितनी बार सुनते हैं कि परीक्षा में बैठने से पहले बच्चे ने खुदकुशी कर ली, नतीजा आया सिलेक्ट नहीं हुआ, खुदकुशी कर ली, परिवार के हालात ऐसे, तो मतलब कितनी खबरें हर साल हम लोग, चाहे IIT हो, UPSC हो, पढ़ते रहते हैं। वो भी एक एज अ टीचर, एज एन इंस्टीट्यूशन, आप लोगों के लिए कितना बड़ा कंसर्न रहता है कि बच्चा उस, मतलब ठीक है आपको बच्चे को वो तो करना है, उत्साह दिलाना है, लेकिन वो अति उत्साह वैसा ना हो जाए कि अगर नहीं हो पाया तो वो डिप्रेशन में चला जाए बच्चा। तो वो बैलेंस बनाना आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है? मैम हमारे लिए क्या, पूरे समाज के लिए वो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स के लिए भी होता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, हम आए दिन सुनते ही रहते हैं कि फलां जगह वो बच्चा डिप्रेस हो गया, और डिप्रेस होने के बाद वो ऐसे कोई कदम उठा लेता है, और विश्वास मानिए उस दिन हम थक हार जाते हैं जब कोई बच्चा ऐसा कदम उठाता है। क्योंकि कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है तो उसकी एक वजह टीचर तो है ही, समाज उसकी वजह होगी, लेकिन टीचर तो है ही, क्योंकि बच्चा टीचर में भगवान देखता है। तो हमारी ये पहली जिम्मेदारी होती है कि जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़े, पहले हम उसको उन स्किल्स को उस पर काम कराएं कि वो सेल्फ मोटिवेटेड रहे। हम बच्चे को ऐसी कहानियां भी बताते हैं कि मेरे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 5-5 साल तैयारी करने के बाद नौकरी पाए हैं, और बहुत बार संघर्ष कई बार इतना बड़ा भी होता है कि बहुत सारे लोग उस संघर्ष में टूट जाते हैं, लेकिन जो संघर्ष को में चलते चले जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसे बच्चे बहुत आगे जाते हैं। आप ऐसे काउंसलिंग करते हैं बच्चों? बिल्कुल काउंसलिंग करते हैं, और हम बच्चों को बताते भी हैं इन चीज़ों के लिए कि ऐसा नहीं है कि जीवन में आगे जाके समस्या खत्म हो जाएंगी। आप IAS IPS सेलेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे IAS IPS ने आत्महत्याएं भी की हैं। तो सिलेक्शन लेने के बाद भी जीवन आसान नहीं है, यानी जीवन में हमेशा ही मुश्किलें आएंगी, भी किसी का भी आसान, किसी को मुश्किलें आएंगी। सच ये है कि आपको उससे लड़ना सीखना है, आज भी और बाद में भी। एक ना एक दिन हर किसी को कामयाबी मिलेगी, बशर्ते आप उस दिन तक इंतजार तो करो, उस दिन तक अपने प्रयास तो जारी रखो,
मेरा हमेशा आज यही कहना है। राकेश यादव जी कौन सी गाड़ी में घूमते हैं? मैं आज भी नॉर्मल ही गाड़ी में घूमता हूँ और आज सिर्फ आपके इंटरव्यू के लिए मैंने एक कोट डाला है। मतलब अभी भी अपने उस पास्ट उसी को पे हूँ। बिल्कुल साथ लेकर चलते हैं। हमेशा साथ रखेंगे। जिस दिन हमने वो साथ छोड़ दिया, अपने रूप को बदल दिया, उस दिन हम एज ए टीचर भी मर जाएंगे। अच्छा राकेश जी, इम्पैक्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मैं पढ़ रही थी करियरवेल को ये कोई सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, क्या है ये? मैम ये बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से अब ये कंपलसरी है कि टॉप 1000 कंपनी को ये कराना होता है और खुशी की बात ये है कि हमको इसमें गोल्ड रेटेड मिली है और इंडिया की हम पहली एजुकेशनल कंपनी हैं जिसको ये रैंकिंग मिली हुई है। और ये बेसिकली इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं एजुकेशन का, उसमें कोई वेस्टेज ना हो, उसका समाज पे इम्पैक्ट कैसे जा रहा है। तो हम इंडिया की पहली एजुकेशनल कंपनी हैं जिसको गोल्ड रेटिंग इसमें मिली है। अच्छा, कोई सबसे खूबसूरत याद किसी बच्चे ने जो आपसे कुछ कहा हो, कोई फीडबैक, कोई ऐसी चीज़ जो टीचर्स का तो इतने इंसिडेंट्स होते हैं कि मुझे लगता है कि वो बहुत पूरा सारे। खजाना आमदनी वही होती है, लेकिन फिर भी कोई इंसिडेंट जो आपको ऐसा लगता है कि हमेशा आपके साथ रहेगा? मैम बेसिकली जब आप पढ़ाते हो तो बहुत बार इरिटेशन भी होती है, लेकिन होता क्या है कि हम उस इरिटेशन को अंदर दबा लेते हैं बहुत बार। मुझे एक बार की याद है, एक बच्चा था विनय करके, और वो बच्चा बहुत कमज़ोर था उस समय पढ़ाई में, लेकिन वो बच्चा इतना उत्सुक था पढ़ने के लिए कि उसको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, खड़ा होकर मुझसे पूछ लेता। फिर थोड़ी देर बाद अगला क्वेश्चन हम समझाने जाते, फिर खड़ा होकर पूछ लेता था ऑफलाइन क्लास में। फिर थोड़ी देर बाद फिर हर क्वेश्चन में यही रहता था कि लगातार वो क्वेश्चन पूछता रहता था। अच्छा, होता ये था कि उसको समझाने के बाद भी कहीं ना कहीं उसके डाउट रह जाते थे, और कई बार हमें ये भी देखना होता है कि ऐसा भी ना हो कि हम सारे बच्चों का समय खराब कर दें उस बच्चे के चक्कर में। तो वो बच्चा जैसे हम क्लास से बाहर निकले तो वो अपनी कॉपी लेके खड़ा हो जाता, सर ये सवाल फिर से समझा दो। क्लास में जाए फिर वही चीज़। तो एक बार बड़ा मैं इरिटेट हुआ और मुझे बड़ा बुरा लगा, यार ये तो पागल कर देगा मुझे, क्योंकि हमें और भी तो बच्चों को पढ़ाना है। तो मैंने उसको एक दिन गुस्से में ऐसे ही कह दिया कि अब तेरा सिलेक्शन नहीं होना, तेरा एंटीना उड़ा हुआ ऊपर का, तू रहने दे। लेकिन आप विश्वास मानना, मैं घर जाके उस बात पे मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार ये बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा और ये कल मिलेगा नहीं। लेकिन वो बच्चा कल फिर मिला अगली क्लास में, फिर उसका बिहेवियर यही रहा, और लगातार मैं इरिटेट होता रहा। धीरे 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 ऐसी स्टेज आई कि वो चीज़ें समझ में आने लगी। मैं थोड़ा इरिटेट होता भी था, क्योंकि जब कोई चीज़ लगातार इतनी बार पूछता है तो इरिटेशन स्वाभाविक है मानो। उसको लगातार ये चीज़ें रही, लेकिन उसने कभी बुरा नहीं माना चीज़ को और कंटिन्यू रहा पढ़ाई में। एक दिन मुझे जब पता चला कि उसका सिलेक्शन हो गया और वो एक्साइज इंस्पेक्टर है इस समय, शायद आंध्र प्रदेश में है इस समय, उस दिन वो बच्चा मेरे पास आया और मेरे गले लग के रोने लग गया कि सर बस आप मेरे लिए भगवान हो और ये सब। और मैं उस दिन घर जाके रोया कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था, और मुझे आज भी उस बात को याद करके आंसू आते हैं कि मैंने कितना बड़ा पाप किया। अगर वो बच्चा उस समय हमसे दूर चला जाता और जो मैंने डांटा उसको अगर वो दूर हो जाता तो मुझे बहुत दुख होता उस बच्चे का। लेकिन उस दिन मैंने सीखा कि सीख हर बच्चा सकता है, बस सीखने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर कोई बुरा मान के बैठ जाएगा तो फिर बहुत दिक्कतें आनी है जीवन में, क्योंकि मैंने कहा जीवन में मुश्किलें तो हमेशा आएंगी। और बाद में मुझे बहुत एहसास हुआ कि यार कितना भी कमज़ोर था, मुझे ये यकीन था कि इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उस बच्चे ने मेरा वो भ्रम वहाँ पे तोड़ा कि सिलेक्शन हर किसी का हो सकता है, कामयाबी हर किसी को मिल सकती है। जो रोड पे भिखारी बैठा है वो भी कामयाब हो सकता है, वो भी सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, सबसे बड़ा आदमी बन सकता है। बस प्रयास ईमानदार होने चाहिए, प्रयास में कमी नहीं आनी चाहिए। मेहनत करनी अल्टीमेट है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रुकावटें आएंगी पर आपको रुकना नहीं है, बढ़ना ही बढ़ना है। इसमें मुझे एक और बड़ा लाइफ लेसन इंपॉर्टेंट मिलता है सबके लिए कि आपके कई बार टीचर्स या घर के बड़े बुजुर्ग कई बार हमें कुछ कड़वा बोल देते हैं, भाई वो उनको भी गुस्सा आ सकता है, बहुत नेचुरल है, लेकिन हम उनकी बात को दिल से ना लगाएं और बल्कि क्यों ना एक चैलेंज की तरह ले लें कि अच्छा सर ने कहा सिलेक्शन नहीं हो सकता तो अब मैं सिलेक्ट होकर दिखाऊंगा। अगर ये जज्बा हर बच्चे के मन में आ जाए तो देखिए वो निराशा भी नहीं होगी, हताशा भी नहीं होगी। कभी किसी के माता पिता से कोई ऐसी बात सुनने को मिली? बहुत बार मैंने ऐसे देखे हैं जिन बच्चों की माँ बाप को उम्मीद नहीं थी और वो बच्चे कामयाब हो जाते हैं, और 60 साल के 70 साल के पेरेंट्स आते हैं, 50 साल के पेरेंट्स आते हैं और पैर छूने लगते हैं
उस समय हम हाथ जोड़ लेते हैं कि सर ये पाप ना करो, आप हमारे पैर ना छुओ, लेकिन उस समय जो हमें गर्व महसूस होता है, जो खुशी महसूस होती है, पूरे शरीर में हमें ताकत आ जाती है उस चीज़ से, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है जब बच्चों का सिलेक्शन होता है और खिले हुए चेहरे जब हमारे सामने आते हैं। और उन्हीं बच्चों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका स्टार्टिंग हम याद रखते हैं कि यार ये बच्चा उससे मैं था, कुछ बच्चे कैसे थे, कुछ बच्चे दिखा देते हैं अपनी हरकतों से और बाद में देखते हैं वो बच्चे सिलेक्ट हो गए। तो अल्टीमेटली मेहनत है। चलिए, आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ठीक है, पैसे तो हम सब कमाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत सारे हजारों लाखों बच्चों के, उनके पेरेंट्स की शायद दुआएं भी कमा रहे हैं, और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। लेकिन आगे बढ़ना कहाँ है, ये सोचा है कहाँ जाना है? मैम सिर्फ एक ही जगह जाना है अब तो, कि जितने भी भारत में स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, बस उनके लिए जो टीचिंग कंटेंट है जो वो पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें इतनी आसान बनानी है, इतना आसानी से उनको पढ़ाना है कि पढ़ाई उनको जीवन में कभी बोझ लगे ही नहीं। वो इजी टू लर्न जो आपने बिल्कुल, टैगलाइन, मुझे लगता है आप जिंदगी के पहले से मैथ्स टीचर हैं जिससे बातें करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, और मैं पक्का से आपकी एक क्लास तो जरूर अटेंड करूंगी, और छुप के आ सकती हूँ जैसे वो पुलिस में जो अधिकारी आए थे, अगर आप परमिशन दो तो एकदम मैं बिल्कुल अनोनिमस आपकी क्लास में बैठना चाहूंगी। बहुत बातें और कर सकते हैं मुझे लगता है, लेकिन वक्त की कमी है। चलते चलते लेकिन सर, मेरे जैसे, चलिए अब मैं तो निकल गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, हजारों लाखों, जिन्हें लगता है वो मैथ्स नहीं कर सकते, वो देश के किसी भी कोने में आपको अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आपका मैसेज क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो आपको सिर्फ यही कहूँगा कि एक बार बस प्रयास करिए और एक बार जुड़ के देखिए, असंभव कुछ भी नहीं है। मैंने आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताई, विनय जैसी बच्चे की कहानियाँ, कि जिसके लिए मैं सोचता था कि इसका कभी सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा, लेकिन अल्टीमेटली उसका सिलेक्शन हुआ और उसने हर एक को गलत सिद्ध करके दिखाया। मेरे बच्चे, अगर आपके मन में कोई चाह है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में और उसके लिए प्रयास लगातार कर रहे हैं, और प्रयास भी ईमानदार होने चाहिए, तो आप विश्वास मानिए आपके सपने 100% पूरे होंगे। आप जो चाहते हैं वो ज़रूर बनेंगे, बस आपको प्रयास लगातार करते रहना होगा। और पढ़ना बहुत आसान चीज़ है, बजाय उसके अलावा कोई दूसरा काम करना। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, कोई और काम आपको लगता है इससे आसान है, तो आप एक बार उस काम को करके देखिए। मजदूर से पूछ के देखिए मजदूरी कैसे की जाती है। भरी गर्मी में जहाँ 48 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, लगातार गाड़ियाँ अगल बगल से गुजर रही होती है, एक बार वहाँ बैठ के देखिए, वहाँ उनकी मेहनत को देखिए क्या होती है, फिर आपको पता चलेगा पढ़ना बहुत आसान है। और अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे और ठीक जगह पढ़ लेंगे तो पढ़ने में मजा आएगा मेरे बच्चे। और मैं एक बात मैं और कहना चाहता हूँ इन सारे बच्चों को, हम जो स्कूल में, मेरे प्यारे बच्चे, आपका ये पेट क्योंकि बच्चों से प्यार इतना है इसलिए हम हमेशा प्यारे बच्चों बोलते हैं। एक टीचर जो होता है वो सच मायने में एक शिल्पकार की तरह होता है। और हमारे टीचर ने एक बार ये कहानी सुनाई थी, तो मैं इन सारे बच्चों को अब ये कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक शिल्पकार था जो मूर्ति बनाता है, पत्थर की मूर्ति बनाता है। तो वो रास्ते से कहीं से गुजर रहा था साइकिल पे, तो उसने देखा कि कोई पत्थर पड़ा हुआ था रास्ते में। उसने उस पत्थर से कहा कि मैं आपके साथ मेहनत करूँगा और थोड़ी काट छाट करूँगा, आपको थोड़ा दर्द जरूर महसूस होगा, लेकिन मैं आप में एक भगवान की मूर्ति बना दूंगा। उस पत्थर ने कहा कि ठीक है, अगर भगवान बना सकते हो तो बनाइए। उस शिल्पकार ने धीरे धीरे मेहनत की, धीरे धीरे उसमें काट छाट करनी शुरू की, और हुआ ये कि जैसे जैसे दर्द बढ़ने लगा, उस पत्थर ने हाथ उठा दिया कि मैं इससे ज़्यादा दर्द सहन नहीं कर सकता। शिल्पकार था वो, मेरे बच्चों थोड़ा और आगे गया, उसको फिर यही पत्थर मिला, ऐसा ही एक और पत्थर, उसने यही कहानी उस पत्थर को सुनाई। उस पत्थर ने कहा कि अगर कितना भी दर्द सहन करके भगवान बना जा सकता है तो मुझे बनाइए। शिल्पकार ने मेहनत की, धीरे धीरे काट छाट की, और काट छाट करते करते उस पत्थर से एक भगवान की मूर्त बनाई। उस शिल्पकार ने उस मूर्त को एक पेड़ के नीचे रख दिया, लोग आने जाने लगे, धीरे धीरे लोगों की कुछ मनोकामनाएं पूरी होने लगी। वहाँ एक मंदिर बना दिया। जब मंदिर बना दिया तो जो पुजारी जी थे उन्होंने कहा कि एक ऐसा कटा छटा पत्थर लेके आओ जिसके ऊपर नारियल आसानी से फूट सके। तो वो जो कटा, जिसने थोड़ी देर हाथ उठा दिया था कि मैं इससे ज्यादा दर्द सहन नहीं कर सकता था, उस पत्थर को उठा के लाए, उस पत्थर को उस मूर्ति के आगे रखा जिसने दर्द सहन किया था और जिसमें भगवान निरूपित हुए। उस पत्थर के ऊपर लोग रोज आते और उस नारियल फोड़ते, पानी भगवान के चरणों में चढ़ा देते। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप और हम हैं। अगर आप कुछ दिन दर्द सहन करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। अगर आप दर्द सहन नहीं करेंगे
तो उसी पत्थर की तरह रोज आपके सर पे नारियल फूटेंगे। ये समाज रोज आपको परेशान करेगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप काम करते रहें। आप देखिए, एक ही पहाड़ से 2 पत्थर निकलते हैं मेरे बच्चे, एक मंदिर की सीढ़ियाँ बन जाता है और एक भगवान की मूर्त है। बहुत ही खूबसूरत आपने मैसेज दिया है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ तोहफे हम लेकर आए जिंदगी विद रिचा टीम की तरफ से आपके लिए। सबका सपना पूरा करना बस मेरा ये सपना है, ऊंचे ख्वाब संजोने वाला हर कोई मेरा अपना है। मेरे प्यारे बच्चों मुझसे वादा कर लो, मेहनत और लगन से अंबर छूना है। जिस आंगन में नहीं लगा मन उस आंगन से निकल लिया, रास्ता दिखलाने की जिद में अपना रास्ता बदल लिया। औरों को मंजिल तक लाना मेरा प्रयास बस इतना है। मेरे प्यारे बच्चों मुझसे वादा कर लो, मेहनत और लगन से अंबर छूना है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये तो सब बतलाते हैं। सच्चे गुरु वही होते हैं जो हाथ पकड़ सिखलाते हैं। हर मुश्किल आसान बनाकर प्रश्नों को हल करना है। मेरे प्यारे बच्चों मुझसे वादा कर लो, मेहनत और लगन से अंबर छूना है।